जय हिंद। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले वाले सेशन में हमने बात की थी मास मूवमेंट के बारे में और हमने पढ़ा था लैंडस्लाइड्स के बारे में। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे इरोजन एंड डिपोजिशन के बारे में। इरोजन और डिपोजिशन का मतलब क्या होता है होपफुली आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन क्योंकि किताब में दे रखा है तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इरोजन के बारे में और इरोजन में होता क्या है। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलें तो ये जो रॉक की डिब्रीज होती हैं, ये जो रॉक के बेहद छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनको अक्वायर किया जाता है और इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक। और ये होता कैसे है? एक कोई बेहद लंबी चौड़ी, एक कोई बेहद मैसिव रॉक होती है और ये जो मैसिव रॉक होती है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। और ये टूटती कैसे है? ये टूटती है बिकॉज ऑफ वेदरिंग, ये टूटती है बिकॉज ऑफ एनी अदर प्रोसेस। और जब ये मैसिव रॉक छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो जो इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं, इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स जैसे रनिंग वाटर है, ग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर्स हैं, विंड है, वेव्स हैं, ये जो इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं, ये इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को, इन छोटे छोटे टुकड़ों को रिमूव करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। बेहद सिंपल सी बातचीत है। हम क्या कह रहे हैं कि एक कोई बेहद लंबी चौड़ी, एक कोई बेहद मैसिव रॉक है और ये जो मैसिव रॉक है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। और ये टूट जाती है बिकॉज ऑफ वेदरिंग, ये टूट जाती है बिकॉज ऑफ एनी अदर प्रोसेस। और जब ये मैसिव रॉक छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है तो जो इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं जैसे वाटर है, ग्लेशियर है, विंड है, वेव्स हैं, ये जो इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं, ये इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को रिमूव करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। बेहद सिंपल सी प्रोसेस है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। अच्छा, ये जो इरोजन है, इस इरोजन में एब्रेशन बाय द रॉक डिब्रीज मदद करता है। ये जो इरोजन है, इस इरोजन में एब्रेशन बाय द रॉक डिब्रीज एड करता है, मदद करता है। सवाल ये आता है कि एब्रेशन बाय द रॉक डिब्रीज का मतलब क्या होता है। देखो, मान लेते हैं कि ये कोई विंड है जो कि बह रही है और ये विंड अपने साथ में रॉक डिब्रीज को कैरी कर रही है, ये विंड अपने साथ में रॉक डिब्रीज को ट्रांसपोर्ट कर रही है। अब जब ये विंड बहेगी तो इसके रास्ते में जो अदर सरफेसेस आएंगे, या फिर ये कहें कि इसके रास्ते में जो अदर लैंडस्केप्स आएंगे, उन अदर लैंडस्केप्स के साथ में ये विंड टकराएगी या नहीं टकराएगी? बट ऑब्वियस सी बात है, टकराएगी। और जब विंड टकराएगी तो इसका मतलब क्या है कि ये विंड जिन रॉक डिब्रीज को कैरी कर रही है वो रॉक डिब्रीज भी इस अदर सरफेस के साथ में टकराएंगे या नहीं टकराएंगे? बट ऑब्वियस सी बात है, टकराएंगे। और जब ये रॉक डिब्रीज इस अदर सरफेस के साथ में टकराएंगे, घिसेंगे, तो क्या इस अदर सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बट ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। स्ट्रेस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बट ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेस देखने को मिलेगा। और जब इस अदर सरफेस में फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, स्ट्रेस देखने को मिलेगा, तो क्या इस अदर सरफेस में वियर एंड टियर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बट ऑब्वियस सी बात है, वियर एंड टियर देखने को मिलेगा। तो जब ये इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स अपने साथ में रॉक डिब्रीज को कैरी करते हैं और जब ये रॉक डिब्रीज किसी अदर सरफेस के साथ में टकराते हैं, घिसते हैं, तो उस अदर सरफेस में फ्रिक्शन देखने को मिलता है और उस फ्रिक्शन की वजह से वियर एंड टियर देखने को मिलता है उस अदर सरफेस में। ये जो रॉक डिब्रीज का टकराना है, किसी अदर सरफेस के साथ में घिसना है, इसी को बुलाया जाता है एब्रेशन बाय द रॉक डिब्रीज। क्या बुलाया जाता है? एब्रेशन बाय द रॉक डिब्रीज। और अब खुद ही सोच के देखो कि ये जो अदर सरफेस है इसमें वियर एंड टियर की शुरुआत हो गई है, तो क्या ये जो अदर सरफेस है ये इरोजन के लिए प्रोन होगा या नहीं होगा? वियर एंड टियर की शुरुआत हो गई है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ये जो अदर सरफेस है उसके टूटने की शुरुआत हो गई है। तो बट ऑब्वियस बात है कि ये जो अदर सरफेस है इट इज नाउ प्रोन टू इरोजन। तो ये जो एब्रेशन बाय द रॉक डिब्रीज है ये इरोजन को एड करता है, ये इरोजन में मदद करता है।
और इन जनरल अगर बात करें तो इरोजन से होता क्या है? इरोजन जो है वो रिलीफ को डिग्रेड करने का काम करता है। इरोजन जो है वो लैंडस्केप को वॉर्न आउट, लैंडस्केप को वियर डाउन करने का काम करता है। बड़ी सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि ऐसा कोई एलिवेशन है। अब हम क्या कह रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो एलिवेशन है, ये जो रॉक है, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटेगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा और फिर जो इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं इन छोटे छोटे टुकड़ों को अपने साथ में ले जाएंगे, रिमूव कर देंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तक। असेंशियली ये क्या हुआ कि कल तक जो रिलीफ यहां तक एक्सटेंड करता था, ऊपर तक एक्सटेंड करता था, अब वो रिलीफ सिर्फ यहां तक एक्सटेंड करता है। मतलब एक तरीके से इरोजन की वजह से जो रिलीफ है वो डिग्रेड हो गया। एक तरीके से जो लैंडस्केप है वो वियर डाउन हो गया बिकॉज ऑफ इरोजन। तो इरोजन का प्राइमरी काम क्या है? इरोजन का प्राइमरी काम है रिलीफ को डिग्रेड करना। इरोजन का प्राइमरी काम है लैंडस्केप को वियर डाउन करना, वोर डाउन करना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि वेदरिंग जब भी होती है तो वेदरिंग इरोजन में मदद करती है, वेदरिंग इरोजन को एड करती है, लेकिन वेदरिंग नेसेसरी प्री कंडीशन नहीं है। जरूरी नहीं है कि पहले वेदरिंग हो तो ही इरोजन देखने को मिलेगा। वेदरिंग हो चाहे ना हो इरोजन हो सकता है। और ये कैसे पॉसिबल है? अभी हमने बात की है कि ये जो मैसिव रॉक है ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटती है और ये टूटती है बिकॉज ऑफ वेदरिंग या बिकॉज ऑफ एनी अदर प्रोसेस। जरूरी क्या है कि जो मैसिव रॉक है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटनी चाहिए, चाहे वेदरिंग की वजह से टूटे, चाहे किसी अदर प्रोसेस की वजह से टूटे। अगर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, अगर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी तो इरोजन देखने को मिलेगा। वेदरिंग जहां भी होगी वहां पे इरोजन को मदद जरूर मिलेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वेदरिंग हो तो ही इरोजन देखने को मिलेगा। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। दो तीन बात हमने की। एक तो हमने ये देखा कि इरोजन में होता क्या है, दूसरा हमने ये देखा कि एब्रेशन बाय द रॉक डिब्रीज इरोजन को कैसे एड करता है, तीसरा हमने ये देखा कि इरोजन से जनरली होता क्या है, इरोजन से जनरली रिलीफ डिग्रेड होता है, और चौथा हमने ये बात की कि वेदरिंग इरोजन को एड तो करता है लेकिन वेदरिंग इरोजन के लिए नेसेसरी प्री कंडीशन नहीं है। सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, वेदरिंग की बात करें, मास वेस्टिंग की बात करें या इरोजन की बात करें, ये तीनों ही डिग्रेडेशनल प्रोसेसेस हैं। वेदरिंग हो चाहे मास वेस्टिंग हो चाहे इरोजन हो, इन तीनों का ही प्राइमरी काम क्या है? इन तीनों का ही प्राइमरी काम है रिलीफ को डिग्रेड करना। इन तीनों का ही प्राइमरी काम है लैंडस्केप को वियर डाउन करना। तो वेदरिंग, मास वेस्टिंग और इरोजन ये तीनों ही डिग्रेडेशनल प्रोसेसेस हैं। और अर्थ सरफेस के ऊपर लैंडस्केप्स में जो भी चेंज देखने को मिलता है, जो भी कंटिन्यूस चेंज देखने को मिलता है, वो लार्जली इरोजन की वजह से देखने को मिलता है। और हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर कहीं आपको इरोजन देखने को मिल रहा है या ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिल रहा है तो उसके पीछे काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है, उसके पीछे मेन फोर्स के तौर पे काइनेटिक एनर्जी काम कर रही होती है। तो ये जो इरोजन है और ट्रांसपोर्टेशन है इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करती है काइनेटिक एनर्जी। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, इरोजन या फिर ट्रांसपोर्टेशन ये होता है बिकॉज ऑफ जियोमॉर्फिक एजेंट्स। जियोमॉर्फिक एजेंट्स जैसे विंड है, जैसे रनिंग वाटर है, जैसे ग्लेशियर्स हैं, जैसे वेव्स हैं, जैसे ग्राउंड वाटर है। विंड की अगर बात करें, रनिंग वाटर की अगर बात करें और ग्लेशियर्स की अगर बात करें तो इन तीनों को क्लाइमेटिक कंडीशंस कंट्रोल करती हैं। बड़ा इजी है समझना कि विंड को, वाटर को और ग्लेशियर्स को क्लाइमेटिक कंडीशंस कंट्रोल करती हैं। और अगर इन एसेंस देखें तो विंड, वाटर और ग्लेशियर्स तीन स्टेट्स ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करती हैं। विंड रिप्रेजेंट करती है गैसियस स्टेट को, रनिंग वाटर रिप्रेजेंट करता है लिक्विड स्टेट को और ग्लेशियर रिप्रेजेंट करता है सॉलिड स्टेट को। जियोमॉर्फिक एजेंट्स में विंड, वाटर और ग्लेशियर्स इन तीनों को क्लाइमेटिक कंडीशंस कंट्रोल करती हैं, लेकिन बाकी के दो जो हैं, एक वेव्स और दूसरा ग्राउंड वाटर, इनको क्लाइमेट कंट्रोल नहीं करता है। वेव्स तो डिपेंड करती हैं
लिथो और हाइड्रोस्फीयर की लोकेशन के ऊपर। बेसिकली कोस्टल रीजन्स में ही वेव्स देखने को मिलती हैं, और कोस्टल रीजन में भी कोस्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, कोस्ट और जो लैंड है उसकी बाउंड्री किस तरीके से है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वेव्स कितना इरोजन करेंगी या नहीं करेंगी। तो वेव्स जो हैं उनको क्लाइमेट कंट्रोल नहीं करता, उनको लोकेशन कंट्रोल करती है। और ग्राउंड वाटर के केस में जो लिथोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द रीजन है, या फिर ये कहें कि उस पर्टिकुलर एरिया में रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, रॉक्स परमेबल है नहीं है, रॉक्स सॉल्युबल है नहीं है, रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो डिटरमाइन करती हैं कि ग्राउंड वाटर कितना इरोजन करेगा या नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई ऐसा एरिया है जहां पे रॉक्स ऐसे मटेरियल से बने हुए हैं जो कि बहुत इजीली सॉल्युबल नहीं है, तो वहां पे ग्राउंड वाटर की वजह से बड़ा कम इरोजन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर किसी एरिया में रॉक्स ऐसे मटेरियल से बने हुए हैं जो कि बहुत इजीली वाटर में सॉल्युबल है, तो ग्राउंड वाटर की वजह से वहां पे बहुत हाई लेवल का इरोजन देखने को मिलेगा। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। जब हम बात करते हैं इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स के बारे में, तो विंड, वाटर और ग्लेशियर, इन तीनों को क्लाइमेटिक कंडीशंस कंट्रोल करती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वेव्स और ग्राउंड वाटर के बारे में, तो इनको क्लाइमेटिक कंडीशंस कंट्रोल नहीं करती हैं। वेव्स डिपेंड करती हैं लोकेशन के ऊपर, कोस्टल रीजन की लोकेशन के ऊपर, और ग्राउंड वाटर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर रीजन में लिथोलॉजिकल कैरेक्टर कैसा है, रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं। अच्छा, इरोजन की वजह से, डिपोजिशन की वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। इन लैंडफॉर्म्स के बारे में अगले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, बहुत सिंपल सी बातचीत है इरोजन की। इरोजन में दो तीन चीजें याद रखनी है। इरोजन होता क्या है वो तो आपको समझ में आता है। एक जो चीज आपको याद रखनी है कि एब्रेशन बाय द रॉक डिब्रीज इरोजन को एड करता है। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, इरोजन जनरली क्या करता है, रिलीफ को डिग्रेड करता है। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है, वेदरिंग इरोजन को एड करता है, लेकिन वेदरिंग इरोजन के लिए नेसेसरी प्री कंडीशन नहीं है। एक और चीज याद रखो, वेदरिंग, मास वेस्टिंग और इरोजन, ये तीनों ही डिग्रेडेशनल प्रोसेसेस हैं। इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन के पीछे मेन फोर्स कौन सा होता है, काइनेटिक एनर्जी। और बाकी विंड, वाटर और ग्लेशियर्स, इनको क्लाइमेटिक कंडीशंस कंट्रोल करती हैं। और वेव्स और ग्राउंड वाटर ये डिपेंड करते हैं, वेव्स तो लोकेशन पे, और ग्राउंड वाटर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर रीजन में रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके की हैं। और इसके साथ इरोजन की बातचीत खत्म हो गई। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना बेहद जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है डिपोजिशन के बारे में। और इतना हमें समझ में आता है कि डिपोजिशन इरोजन का ही कॉन्सिक्वेंस है। किसी जगह से रॉक डिब्रीज को ट्रांसपोर्ट करके लाया जा रहा है, तो अल्टीमेटली उन रॉक डिब्रीज को कहीं ना कहीं डिपॉजिट भी किया जाएगा। तो डिपोजिशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। होता क्या है, ये जो इरोजनल एजेंट्स होते हैं, जैसे विंड है, जैसे वाटर है, जैसे वेव्स हैं, जब इनकी वेलोसिटी खत्म हो जाती है, वेलोसिटी खत्म होने का मतलब एनर्जी का खत्म होना। जब इन इरोजनल एजेंट्स की एनर्जी खत्म हो जाती है, जब इनमें और एनर्जी नहीं रहती है रॉक डिब्रीज को फर्दर कैरी करने की, तो ये इरोजनल एजेंट्स क्या करते हैं, इन रॉक डिब्रीज को, इन मटेरियल्स को डिपॉजिट करने की शुरुआत कर देते हैं, सेटल डाउन करने की शुरुआत कर देते हैं। तो ये जो डिपोजिशन है, ये किसी एजेंट का, या ये कहें कि ये इरोजनल एजेंट्स का एक्चुअल काम नहीं है। हो क्या रहा है कि इरोजनल एजेंट की जब एनर्जी खत्म हो जाती है, जब उसमें और ताकत नहीं रहती है इन रॉक डिब्रीज को, इन मटेरियल्स को फर्दर कैरी करने की, तो ऑटोमेटिकली जो मटेरियल है
वो ड्रॉप होने की शुरुआत हो जाता है, वो डिपॉजिट होने की शुरुआत हो जाता है। और सबसे पहले जो कोर्सर मटेरियल्स होते हैं उनको डिपॉजिट किया जाता है, फिर उसके बाद जो फाइनर मटेरियल्स होते हैं उनको डिपॉजिट किया जाता है। जैसे जैसे किसी इरोजनल एजेंट, मान लेते हैं विंड है, उसकी वेलोसिटी खत्म होगी, उसकी एनर्जी खत्म होगी, तो सबसे पहले ये जो मूविंग विंड है ये कोर्सर मटेरियल्स को, जो मोटे मोटे दाने हैं उनको डिपॉजिट करने की शुरुआत करेगी, जो थोड़े रिलेटिवली मोटे रॉक डिब्रीज हैं उनको डिपॉजिट करने की शुरुआत करेगी। और फिर आगे चल के जब और एनर्जी कम हो जाएगी तो जो फाइनर मटेरियल्स हैं, जो फाइनर रॉक डिब्रीज हैं उनको डिपॉजिट किया जाएगा। ये डिपोजिशन के थ्रू बेसिकली क्या होता है, जो डिप्रेशंस होते हैं उनको फिलअप किया जाता है, उनको भरा जाता है। अगर पूरी पिक्चर हमें दिख रही है तो जो इरोजनल एजेंट्स होते हैं वही इरोजनल एजेंट्स डिपोजिशन के टाइम पे एग्रेडेशनल एजेंट्स या डिपोजिशनल एजेंट्स के तौर पे काम कर रहे हैं। वही विंड है, वही वाटर है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मटेरियल को इरोड कर रहा था, अब वही विंड, अब वही वाटर, अब वही वेव, उसकी एनर्जी खत्म हो गई, तो वही इरोजनल एजेंट अब एग्रेडेशन का काम कर रहा है, अब डिपोजिशनल एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। बहुत सिंपल सी बातचीत है, इरोजन क्या होता है और डिपोजिशन क्या होता है। मेरे को उम्मीद तो ऐसी है कि ऑलरेडी भी आपको पता होगा, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में और थोड़ा अच्छे से आपको पता चल गया होगा। अच्छा, फिर इसके बाद बात की गई है सॉइल फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले तो सवाल आता है कि सॉइल का मतलब क्या होता है। और देखो, जब बात होती है सॉइल के बारे में तो ये हमें पता है कि सॉइल इज अ डायनामिक मीडियम। सॉइल डायनामिक मीडियम है, एवर चेंजिंग मीडियम है। सॉइल में कंटिन्यूसली केमिकल एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। सॉइल इज अ डायनामिक मीडियम और सॉइल में कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली एक साथ केमिकल एक्टिविटीज भी देखने को मिलती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज भी देखने को मिलती हैं और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी देखने को मिलती हैं। एंड सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ डीके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे में टूटते हैं और ज्यादा डिके होते हैं और फिर एक महीन सॉइल की लेयर बनने की शुरुआत होती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एनिमल वेस्ट है, जो डेड एनिमल्स हैं, जो प्लांट वेस्ट है, वो डिके होता है, वो डिकम्पोज होता है और इसकी वजह से एक छोटी सी लेयर ऑफ सॉइल फॉर्म होने की शुरुआत होती है। तो सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ डिके एंड सॉइल इज अ मीडियम ऑफ ग्रोथ। हमारे पेड़ पौधे, हमारे फॉरेस्ट, हमारा एग्रीकल्चर, हमारे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल के ऊपर और सॉइल के अंदर ग्रो होते हैं। तो सॉइल इज अ मीडियम फॉर ग्रोथ। सॉइल इज चेंजिंग एंड डेवलपिंग बॉडी। सॉइल कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। इनफैक्ट अगर सीजन्स में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है तो जो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो भी फ्लक्चुएट करती हैं। जैसे अगर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है तो सॉइल भी कोल्ड हो जाएगी, अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो सॉइल भी वार्म हो जाएगी, अगर सूखा पड़ गया तो सॉइल भी ड्राई हो जाएगी, अगर बारिश जैसा मौसम है तो सॉइल में भी मॉइस्चर देखने को मिलेगा, सॉइल भी मॉइस्ट हो जाएगी। इनफैक्ट अगर सॉइल बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडी हो जाए या बहुत ज्यादा ड्राई हो जाए तो जो सॉइल में बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही होती है वो भी इंपैक्ट होती है। अगर सॉइल बहुत ज्यादा ठंडी हो जाए या बहुत ज्यादा ड्राई हो जाए तो सॉइल में जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो स्लो डाउन हो जाती है या पूरे तरीके से रुक जाती है। तो सॉइल डायरेक्टली जो सीजन में फ्लक्चुएशंस होती हैं उससे सॉइल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लक्चुएट होती हैं। इनफैक्ट जो पेड़ पौधों की पत्तियां गिरती हैं या जो ग्रास, जो घास खराब होती है या जो एनिमल वेस्ट या एनिमल्स, डेड एनिमल्स डिके होते हैं, उनकी वजह से सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो इंक्रीज होता है, सॉइल में जो ह्यूमस होता है वो इंक्रीज होता है। ये बेहद सिंपल सा इंट्रोडक्शन है सॉइल फॉर्मेशन का। ये ऑलरेडी हमें सब पता है। सॉइल इज अ डायनामिक मीडियम। सॉइल में केमिकल एक्टिविटीज होती रहती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज होती रहती हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती रहती हैं। एंड सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ डीके। सॉइल इज अ मीडियम ऑफ ग्रोथ। सॉइल इज अ चेंजिंग एंड डेवलपिंग बॉडी। सॉइल
सीजन्स में जब फ्लक्चुएशन होते हैं तो सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए या बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए तो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही होती हैं सॉइल में वो रुक जाती हैं या धीमी हो जाती हैं। जब एनिमल प्लांट वेस्ट का डिके होता है, डिकम्पोजिशन होता है, तो जो ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल में वो इंक्रीज होता है, ह्यूमस में इंक्रीज देखने को मिलता है। और इसके साथ सॉइल फॉर्मेशन की शुरुआत हमने कर दी है। इसके बाद बात की गई है प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के बारे में, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के बारे में और सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे अगले सेशन में। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।